आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी और फिर इसी में अपने करियर को परसू किया और इस वक्त आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी टेक इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती हैं, ठीक है। और टेक इंडस्ट्रीज़ का जो मेन बैकबोन ये होती है ना कि वहाँ का कल्चर कैसा है। अब तक आप इस हवाले से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं और किस तरह से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है? इस बारे में जानता भी नहीं था कि इन्वायरमेंटल साइंसेज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो कि रिसर्च पे बिलीव करता है कि आपने अगर कुछ करना है तो आपको उसको खुद रिसर्च करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम गेटिंग एडवाइजेस फ्रॉम अदर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी बातों से, जिनके काम से और जिनकी जो प्रोफेशनल फील्ड है और लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने अपना बिज़नेस भी किया, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी रहीं, इसके साथ साथ जॉब भी करी हैं और सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने में अपना एक रोल प्ले कर रही हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो ट्रैफिक के साथ साथ, पॉपुलेशन के साथ साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इनका क्या रोल है, ये क्या रिकमेंड करती हैं इंडस्ट्रीज़ को कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। इसके साथ साथ 3-4 सालों से एचआर प्रोफेशनल, बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल जो ये काम कर रही हैं वो भी इस इंटरव्यू में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहवार अली साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी और फिर इसी में अपने करियर को परसू किया और इस वक्त आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हैं। बिल्कुल। तो इस तरफ आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और फिर किस तरह आपने इसी को चूज़ किया कंसल्टेंसी के लिए? अच्छा, बैक इन 2016 जब मैंने इसको अपने बीएस को स्टार्ट किया था तब तो आई गेस कोई भी इस बारे में जानता भी नहीं था कि इन्वायरमेंटल साइंसेज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो कि रिसर्च पे बिलीव करता है कि आपने अगर कुछ करना है तो आपको उसको खुद रिसर्च करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम गेटिंग एडवाइजेस फ्रॉम अदर पर्सन्स। सो मैंने खुद रिसर्च की इसको बिकॉज आई डिड माई एफएसी इन इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के बाद आपके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं कि आपने क्या परसू करना है। ज़्यादातर आप इंजीनियरिंग की तरफ ही जाते हो। सो फॉर मी इन्वायरमेंटल साइंसेज वाज समथिंग जो मुझे उस वक्त इंट्रिगिंग लगा, क्योंकि अगर हम इसको सुने तो हमें लगता है इट्स जस्ट अनदर स्टडीज़। सही। बट उस टाइम हम लोगों को ज़रूरत थी कि जब हम 4 साल बाद निकलेंगे तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हमारे कंट्री के अंदर हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे, और यही हमें 4 साल पढ़ाया भी गया है। सो दैट वाज द थिंग कि मे बी दिस कुड बी अ बेटर स्टडीज़ फॉर मी, सो आई गॉट फॉर इट। मैम, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज़ को। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो स्मोक का है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जो है ना इतने बुरे माहौल का और इतने जो है वो कह लें कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट, हार्मफुल एनवायरनमेंट का शिकार हैं? अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे बड़ा रोल जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से मुराद हमारी अपनी जो हैबिट्स हैं जो हमने अपनाई हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि हम लोग, हमारी जो ट्रैफिक है, हम लोगों ने जो व्हीकुलर एमिशंस है ना उनको हमने ही ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि हम लोग पसंद नहीं करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना। हम लोग पसंद नहीं करते हैं कि हम किसी छोटी सवारी पर जाएं। हमारी प्रेफरेंस होती है कि हमने अगर एक बंदे ने भी जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम लोग जाएंगे जनाब गाड़ी के ऊपर, ठीक है ना। और लोग इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं गाड़ियों का कोई ताल्लुक नहीं है, बट इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, ठीक है। जितनी ज़्यादा व्हीकुलर एमिशंस होंगी, गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, उतनी ज़्यादा ही जो है वो एमिशंस होती हैं, और इवेंचुअली आपके सामने स्मोक का जो फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा और ये बढ़ेगा आगे, ये कम नहीं होगा अनटिल अनलेस हम लोग कोई प्रैक्टिकली इसको अब ख़त्म करने की कोशिश करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें। सो मैम, इंडस्ट्रीज़ का कितना रोल है, उनकी जो हार्मफुल एमिशंस हैं वो कितना रोल प्ले करती हैं एनवायरनमेंट में? इंडस्ट्रीज़ का रोल भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लाहौर जो है अब एक बहुत एक्सपैंडेड सिटी बन चुका हुआ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आप देख रहे हैं आपको दूर दूर तक जो है एक्सपेंशन नज़र आ रही है। तो लाहौर में बेसिकली डिफ्रेंसिएशन नहीं है इंडस्ट्रियल एरियाज़ की और रेजिडेंशियल एरियाज़ की। आपको इंडस्ट्रीज़ भी बीच में नज़र आएंगी, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये एरिया जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए है, ये एरिया हमारी जो ग्रीनरी है उसके लिए है, या ये हमारा कमर्शियल एरिया है। तो इवेंचुअली जब ये सब चीज़ें हम इनको खुद ही डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो इट वुड
गेट हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज़ ने तो अपना बिजनेस करना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी आवाम पे क्या असर पड़ेगा। सही। तो इनका भी बहुत रोल है। अगर क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हम लोग कभी भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा ही नहीं सकते, हमारा माइंडसेट नहीं है। बिल्कुल ठीक। हमारा माइंडसेट नहीं है, सो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट फर्स्ट। अच्छा मैम, आप जो कंसल्टेंसी देती हैं, जी, जी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ज़रूर। इंडस्ट्रीज़ कैसे आपसे रब्ता करती हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और आप क्या सोल्यूशन देती हैं? ठीक है, बेसिकली वेरियस सर्विसेज आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, मेन तो यही होता है कि किसी ने इंडस्ट्री ने अपना कुछ एक्सपैंड करना है, अपना प्लांट लगाना है कोई नया। आप हम एग्जांपल लेते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए उनको एक जगह एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, वो जगह एक्वायर करते हैं। अब जगह एक्वायर करने के साथ साथ क्या होता है कि ऑब्वियसली आपने जिस ज़मीन को भी इस्तेमाल करना है ना, उसकी भी मॉनिटरिंग होती है कि ये ज़मीन इधर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो इसका नुकसान तो नहीं है कोई, वो हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव सॉइल तो नहीं था जिसको इंडस्ट्री अब यूटिलाइज करने लगी। ठीक है, हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी है। सेकेंडली आ जाता है कि उसका इम्पैक्ट कितना जाएगा हमारी एयर पे, एयर क्वालिटी पे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट जितने भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, छोटे छोटे करके बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो वो मैं कोट तो नहीं करूँगी, बट मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि एक तो एयर का आ जाता है, एक हमारी सॉइल का आ जाता है, थर्ड पे हमारा वाटर का आ जाता है कि अगर यहाँ से वेस्ट निकलेगा तो उसका रूट क्या जाएगा, कहीं वो एंड पे हमारी किसी वाटर चैनल को तो नहीं ख़राब करेगा। तो इस तरह से तो ये सब एक रिपोर्ट बनती है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज में दी जाती हैं उस इंडस्ट्री को, ताकि वो आगे फिर उसको एनओसी ले सके। और इस रिपोर्ट के अंदर A to Z सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है। मिटिगेशन फैक्टर्स भी कि अगर हम यहाँ ये लगाएंगे तो उसको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उस वेस्ट वाटर को यूज़ करेंगे जो इंडस्ट्री से निकलेगा। मैम, ज़्यादातर केसेस में जब आप वो रिपोर्ट बनाती हैं तो उसमें वो जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही होती है तो वहाँ हार्मफुल इम्पैक्ट आ रहे होते हैं उनके, या नॉर्मली जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं? 80% में आ रहे होते हैं। 80% में आ रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर उनका हल क्या निकलता है? क्या लोग वहाँ पे लगा पाते हैं या वो सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, यानी कि उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं? मिनिमाइज़ करने पे ज़्यादा लोग जाते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है बेसिकली। इतना इजी नहीं होता आपने बस जगह ले ली और आपने कहा कि हमने अब यहाँ अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, ऐसे नहीं होता। पब्लिक हियरिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बहुत बड़ा हमारा एक पार्ट है हमारी इस पूरी प्रोसेस का, पब्लिक हियरिंग होती है। अगर कोई छोटा इलाका है, लेट्स सपोज शेखपुरा साइड है, अगर वहाँ अभी रिसेंटली बल्कि हमारा एक प्रोजेक्ट भी था, वहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही लगना था। ठीक है। उस एरिया में हमारे पास रिपोर्ट बनी, तो वो रिपोर्ट को इतनी अच्छी नहीं बन रही थी। अच्छा खासा वहाँ आवाम को भी मसला हो रहा था, रूट का भी चल रहा था। तो फिर वहाँ हमने पब्लिक हियरिंग रखवाई कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को, मतलब अगर हम ये करते हैं तो वो उसको इनकरेज करेंगे या वो तंग हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से है। मैम, आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कर रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अब तक आप इस हवाले से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं और किस तरह से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है? अच्छा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हमारे पाकिस्तान में भी टेक इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। ठीक है, और टेक इंडस्ट्रीज़ का जो मेन बैकबोन ही होती है ना कि वहाँ का कल्चर कैसा है। सही। ठीक है, उसमें आपने कितना रूम दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ को कि वो किस तरह से ख़ुद को जो है वहाँ एक वेलकम्ड फील करें। ठीक है, हमारा ऑफिस आई थिंक हमारा सेकेंड होम होता है। वी स्पेंड आवर्स ओवर देयर। सो अभी ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को जो है पहले रखा जाए और एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर बनाया जाए जहाँ हर किसी को एक एट ईज़ फील हो। ठीक है, सो हमारा जो स्टार्ट होता है एज अ लर्निंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल, मैं जेनेरिक बात करूँगी, मैं इसको एज अ पर्टिकुलरली नहीं लेके चलूँगी। इसमें ये आता है कि हमने सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो एम्प्लॉयर है उसका माइंडसेट क्या है। ठीक है, एम्प्लॉयर का माइंडसेट बहुत मैटर करता है कि वो किस माइंडसेट का है, उसने जो अपनी कंपनी बनाई है उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, वो किस कोर वैल्यूज़ को आगे डिफाइन करता है और बताता है। ठीक है, वो जानने के बाद हमने अपनी वर्कफोर्स को ऐसे हायर करना है, उनको हमने देख के हायर करना है कि ये हमारे कोर वैल्यूज़ के साथ इनका जो है अलाइनमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। यहाँ ये बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारी रिक्रूटमेंट का भी। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू टेक इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री, हम जो भी एग्जांपल ले लें कि हमारी टैलेंट फोर्स कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक है। आजकल मैंने यंगस्टर्स को देखा है, दे आर नॉट
उनको लगता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो इट्स लाइक जान छुड़वाओ, बस जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं। वो एंथुजियाज्म नहीं रहा यंगस्टर्स के अंदर कि नहीं जॉब करनी है तो कुछ सीखना भी है, हमने इसको हमने अपनी लॉन्ग टर्म लेके रेज्यूमे में ऐड करना है, सो हमें कुछ सीखने को भी तो मिलना चाहिए ना। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर जस्ट कमिंग टू अर्न मनी। आई डोंट नो बट दिस इज अ माइंडसेट नाउ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि 3 जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आप पार्ट हैं। सबसे पहले गाया के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। गाया वाज एन आइडिया जस्ट, ठीक है, जिसको बस ऐसे रैंडमली बैठे बैठे ना एक दिन आपको ख्याल आता है ना कि सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, आपको बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर तरह की चीज़ पे बात हो रही है, पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट एनवायरनमेंट पे बात नहीं हो रही है, कहीं भी बात नहीं हो रही है। बिल्कुल। आपको आइडिया पता नहीं है या नहीं होगा, बट मैं आपको बताती हूँ कि इवन लोगों को ये भी नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। सही। इट्स अ वेरी बेसिक टर्म। आम लोगों को नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हो रहा है, लोगों को स्मोक नहीं पता क्या है, स्मोक किन 2 अल्फाज का मिलकर बनाया गया वो भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं और इनमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो हमारी जो हालात अब चल रहे हैं लोगों को पता होना चाहिए। तो गाया का आइडिया बेसिकली ये था। गाया का मतलब ही मदर अर्थ, इट कम्स फ्रॉम अ जापानीज वर्ड। तो ये अभी काम क्या क्या करिए, जो कंसल्टेंसी आपकी फर्म है ये उसी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। बट इसका इट्स लाइक अ मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो है वो अपनी पॉडकास्ट भी निकालते हैं और डिफरेंट हमारा पोस्टर्स चलते हैं, इस तरह से करके है। मैम एक बहुत आपकी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही बिज़नेस का सोचा और फिर बिज़नेस को किया भी। बिल्कुल ऐसे आमतौर पे लोग वेट करते रहते हैं कि हमारे पास कोई अच्छी वैल्यू जमा हो, कोई 10, 15, 20 लाख या इससे भी ज़्यादा हो तो फिर हम कोई काम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपने एब्लेस अटायर को स्टार्ट किया उस वक्त आपका क्या विज़न था और क्या वाकई पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए? मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टअप को किस लेवल पर लेके जाना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हर चीज़ में होती है, स्ट्रैटेजी मैटर्स अ लॉट। जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमने वैसे लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि अगर इसको हम कंटिन्यू करके 2024 तक भी पहुंच जाएंगे। 2017 की बात है। वी बोथ वर वेरी एंथुजियास्टिक कि हमें कुछ करना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हम दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ थी जो मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती थी प्रोड्यूस। सो वी हैड एन आइडिया अबाउट दैट। और बहुत इनिशियल लेवल था, हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट किया था। हमने इसको रखा था कि हम इसको स्क्रैच से लेके एंड तक खुद सुपरवाइज करेंगे, हम इसमें थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक इट ऑल कम्स कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब कुछ वहीं आके जो है वो मर्ज हो जाता है कि आपने सोचा किस तरह से और कैसे आगे जाकर इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। सो हमारा ये था मेन। मैम मुझे ये बताइएगा कि एब्लेस अटायर इस वक्त किन किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है? अच्छा, हमारा जो बेसिकली है वो क्लोथिंग ब्रांड है, कैजुअल प्रेट के ऊपर है, ठीक है, जो डेली बेसिस पे ऑफिस में गर्ल्स के लिए ज़्यादा है, ठीक है। फीमेल्स को हमारी टारगेट ऑडियंस फीमेल्स हैं या ऑनलाइन सेलिंग है, हमारी इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, मोनेटाइजेशन भी चल रही है हमारी, सब कुछ हम इस पे कर रहे हैं। बट वो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि ग्रेजुअली ही आप करते हो सारा कुछ और आपको उसका फल मिलता है। तो हमारा वही एक समझ लें कि सीन था कि हमने बहुत ग्रेजुअली किया इसको, बट एट द एंड हमें अपना जो हमने इनपुट दिया था हमें उसका आउटपुट भी मिला। तो हमारी प्रोडक्ट्स में यही आ जाती हैं, फीमेल क्लोथिंग वेयर्स हैं, कैजुअल प्रिंट है या वेडिंग सीजन्स का भी होता है, इट डिपेंड्स, ऑर्डर बेस्ड है, कस्टमाइजेशन भी है, तो इस तरह से सब कुछ। मैम आने वाले वक्त में कोई आपका ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा ना हुआ वो क्या है? अच्छा, मैं हमेशा इस बात को इस तरह से रिस्पॉन्ड करती हूँ कि जो ख्वाब और आपकी डिज़ायर्स होती है ना, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, उनका पैटर्न और डायमेंशन चेंज होता जाता है। आप इस चीज़ को कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने शायद साल पहले नहीं सोचा था कि मैं साल बाद जो वो इस जगह पर होंगी, कभी भी नहीं। हम हमेशा प्लान कुछ और करते हैं। तो अगर मैं ख्वाबों की बात करूँ तो आई एम द पर्सन जो थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखता है। मैं आई नेवर गो फॉर ड्रीम्स। आप उठे हो, आपने अपना प्लान बनाया, आपने देखा है कि इस चीज़ को आपने जो है वो करना है आज के दिन में, तो वो इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी बेसिकली। जो आप रोज़मर्रा में कर रहे होते हो वही आपकी आगे जो है फ्यूचर में जाके आप उसको ही एक शेप आपको मिलती है और आपको कहते हैं कि ओ यार दैट्स व्हाट आई ड्रीम ऑफ। तो इस वजह मैं इसको कभी भी नहीं डिफाइन करूंगी कि मेरा कोई ख्वाब है या ख्वाब पूरा नहीं हुआ। मैम आपकी इंस्पिरेशन
थ्रू आउट योर प्रोफेशनल जर्नी कौन रहे? It's not about my professional journey now. It's like from जब से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, from starting to end, it's been my father, माशाल्लाह. I am the elder one in my home, so आपको पता है कि being a female बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, बहुत सारी लड़कियों को आते हैं, बट मैंने अपने घर में ये कभी भी नहीं देखा कि मुझे मेरे फादर ने कभी किसी चीज़ से मना किया हो कि नहीं तुमने ये नहीं करना. यू कैन डू, यू नो योर मोरल्स, यू नो योर वैल्यूज़, तो आप उस लिमिट्स में रहकर आपने हमेशा अपना जो आपको लगता है ठीक है वो करो. सो इट्स ऑलवेज बीन माई फादर, जो कि एक मेंटोर भी रहे हैं और सपोर्टिंग सिस्टम. सो या मैम, आखिरी जो बात है वो ये है कि बीइंग एन HR प्रोफेशनल आप 3-4 सालों से काम कर रही हैं, तो सस्टेनेबल कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो किन चीज़ों से बनता है? सस्टेनेबल कल्चर इज़ अ टू वे थिंग. ठीक है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से भी आता है, लीडरशिप की तरफ से भी आता है और एम्प्लॉयज़ के इनपुट पे भी आता है. ठीक है ना. इस तरह से नहीं हो सकता कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो कल्चर डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिक बजट दे रहा है, ठीक है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ फिर भी उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. इट्स अ टू वे थिंग. पाकिस्तान में अगेन मैं वही बात करूँगी कि माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा बात आती है. हमारे यहाँ जो है अगर कोई कुछ कर रहा है ना तो उसकी इंकरेजमेंट बड़ी कम है. अगर कोई अच्छे लीडर्स पाए जाते हैं तो उनको इनकरेज करने वाले लोग नहीं, एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे. सो मैंने वही बात अभी की ना कि अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने कोर वैल्यू सेट की है ना तो उसकी जो टैलेंट फोर्स है ना वो उसके साथ अलाइन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इवेंचुअली वो आपस में मिलकर एक ऐसा कल्चर बना सकें जिसमें हर किसी को लगे कि यार दे आर वेलकम्ड, एट ईज़ हैं वो. उनको पता है कि हमारे अगर हमने किसी से कोई बात की है तो वो हमारी बात को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करेगा, ना कि नेगेटिवली. तो हमारे यहाँ नेगेटिव वाली जो कल्चर है वो ज़्यादा है. मैम, आखिर में यूथ को क्या एडवाइस देंगी कि वो जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है और रिस्क लेने का जो है ना वो एक जज्बा नहीं है, वो क्या करें? सबसे पहले तो देखें कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो उनके स्किल्स के साथ किस हद तक मैच कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि हम लोग सोच जो रहे होते हैं ना वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में ना टाइम लग जाता है, बिकॉज हमारा वो गैप होता है हमारे स्किल्स में और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में. ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्किल्स को और अपनी एबिलिटीज़ को इतना पॉलिश करें कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए. ठीक है, कुछ भी ओवर द नाइट नहीं होता. मैं बताऊं, कभी भी कुछ भी ओवर द नाइट नहीं होगा. इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअली थिंग्स हैपन इन योर लाइफ. सो आपको बस फोकस रहना है. ठीक है ना, और टेक योर टाइम, स्टे इजी. हाँ, अपने गोल्स लिख लें ज़रूर कि आपने इन चीज़ों पे आने वाले टाइम के अंदर काम करना है. बिल्कुल ठीक. और कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ही बिल्ड हो जाएगा. और बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी मेरी जर्नी से जो मैंने सीखा है वो ये है कि इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सही. आपकी जो नीयत होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो बिलीव मी रास्ते खुद ही बन जाते हैं. ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी, मतलब आई एम नॉट दैट मच ऑफ एज, बट मैंने अपनी 26 साल ज़िंदगी के अंदर ये ज़रूर सीखा है कि इंटेंशंस मैटर अ लॉट. अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग फिर नवाजते ज़रूर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया शहवार अली साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो एनवायरनमेंट के हवाले से इन्होंने बातें की और उसमें फैक्टर्स बताए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और किस तरह से इनको बेहतर किया जा सकता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी. इसके साथ ही अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.